कोई स्टार्टअप की बात कर लेते हो, उतनी मैच्योर कंपनी नहीं है, तो उसके लिए ईज़ी है फंड लेना? बहुत मुश्किल है। रिस्क फैक्टर कितना होता है इसमें? रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। आज की डेट में आप मीडिया में देखते हो या न्यूज़पेपर्स में देखते हो, इस कंपनी का वैल्यूएशन इस पे हो गया, तो वो न्यूज़ को देखने के बाद फाउंडर्स जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो उनको तो ये लगता है कि यार फंडिंग तो ना बहुत ईज़िली हो ही जाएगी। तो हमारे पास भी कॉल इस तरह से आते हैं कि सर आप वैल्यूएशंस करते हैं, तो मतलब मेरा वैल्यूएशन इतना है तो मेरी फंडिंग कब तक हो जाएगी, या मैं अगर वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ तो फंडिंग कैसे हो सकती है। 90 से 95% फाउंडर्स फंडिंग के लिए प्रिपेयर्ड होते ही नहीं हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उनको बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हाँ फंडिंग हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो है बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी जर्नी थी उस दौरान आपने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर दी जिनको रिवर्स करना इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पॉसिबल। और जब आप इन्वेस्टर के सामने बैठेंगे उन सब मिस्टेक्स के साथ, तो वो एक मेजर पॉइंट बनती है जिस वजह से नेगोशिएशन होती है, जिस वजह से डिस्काउंट होके वैल्यूएशन जो है नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंपनी वैल्यूएशन क्या होती है? तो चलो ऐसा ना एक लेमैन पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं पहले तो। मैं रिवर्स ही कर देता हूँ क्वेश्चन ओके। कि आपके हिसाब से सपोज़ आपकी एक कंपनी है और आप अपनी कंपनी का वर्थ निकालना चाहते हैं, तो आपके माइंड में क्या आता है कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मीन्स कि जितनी रेवेन्यू मेरी जनरेट होगी उस हिसाब से मेरी वैल्यूएशन बनेगी, नहीं? ओके, हाँ, मतलब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अब जब भी हम लोग वैल्यूएशन पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले सबके माइंड में यही आता है कि जो रेवेन्यू रेवेन्यू होगा, एग्जैक्टली। है ना, रेवेन्यू होगा उसके हिसाब से मेरा वैल्यूएशन निकल के आएगा। तो ठीक है, आपके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू जो होगा वो वैल्यूएशन डिसाइड करेगा। लेकिन आप एक बात बताओ कि देखो, आपकी कंपनी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके अंदर एसेट्स काफ़ी तरह के हों। वो टैंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। तो उसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन आपके रेवेन्यूज़ के साथ होगा। करेक्ट। ठीक, सिर्फ एक रेवेन्यू को देख करके आप क्या किसी कंपनी के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी होगी, यानी कि उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है? तो बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ एक नंबर को देख करके कंपनी वैल्यूएशन के बारे में बताना इज़ डिफिकल्ट। तो लेमन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कंपनी वैल्यूएशन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी कंपनी की इकोनॉमिक वर्थ कितना है, अगर मैं उसके रेवेन्यूज़ को भी देखूं, मैं उसके प्रॉफिट्स को भी देखूं, मैं कैश फ्लोस को भी देखूं, मैं उसका फ्यूचर पोटेंशियल को भी देखूं, मैं उसके इंटैंजिबल एसेट्स को भी देखूं, मैं उसके टैंजिबल एसेट्स को भी देखूं। तो इन नटशेल अगर मान लो सभी उन एसेट्स का कितना आज की डेट में बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट है, प्लस वो एसेट्स फ्यूचर में किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, अगर मैं उसको डिराइव करना चाहता हूँ, वो वैल्यू तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, तो उसको मैं बोलूँगा कंपनी का वैल्यूएशन, राइट, द कंपनी वैल्यूएशन। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, कौन कौन से सिनेरियो एक फाउंडर के पास आते हैं जो उनको वैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए? फाउंडर्स के सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब उनको वैल्यूएशन के लिए जाना होता है। प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडर्स को ही जाना होता है, इन्वेस्टर्स को भी कई बारी वैल्यूएशन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। अब कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं? देखिए, अगर एक बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है तो बहुत ही कॉमन हो गया कि हाँ, अगर किसी भी बिज़नेस के अंदर फंडिंग होने वाली है या फिर कोई फाउंडर जो है फंडिंग के लिए जाना चाहता है, तो उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि मेरा वर्थ कितना है और मैं किस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर के पास जाके फंड्स की डिमांड करूँगा, ठीक है। ओके। और अगर मैं एक्स अमाउंट ऑफ फंड उनसे मांगने जा रहा हूँ, तो मुझे कितना इक्विटी डाइल्यूट करना होगा। तो वो सबसे पहला होता है कि हाँ, एक फंड रेजिंग के लिए अगर मुझे जाना है तो मुझे वैल्यूएशन के लिए जाना होगा। सेकंड ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई बिज़नेस ओनर ऐसा है जो अपने बिज़नेस को सेल करना चाहता है, ठीक है। तो उसको ओके। कंप्लीट अपना बिज़नेस का वैल्यूएशन आपको करना है ताकि उसको ये पता चले कि पूरा बिज़नेस सेल करने के बाद मुझे कितना जो मनी है वो मिलने वाला है। ये सेकंड सिनेरियो हो जाएगा। थर्ड सिनेरियो ये होगा कि देखो, अभी हम लोग फंड रेजिंग के लिए नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग इन्वेस्टर्स के पास जाके डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हाँ, अगर मान लो मैं फंडिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे कितना फ़ंड मिल सकता है, या मैं अपना प्रिपरेशन करने के लिए उस स्टेज के लिए जाना चाहता हूँ, तो मुझे देखना है कि अगर मैं इन्वेस्टर्स को अप्रोच करूँगा तो मेरा वैल्यूएशन कितना होगा। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम अगर इन्वेस्टर्स के लिए जा रहे हैं तो मुझे वैल्यूएशन के लिए जाना होगा। ओके, मुझे एक चीज़ आप बताओ कि कोई कंपनी है, ठीक है, अगर फंडिंग के लिए जाती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? मतलब क्या चीज़ वो आती है कि हाँ ठीक है, मुझे इन्वेस्टर मुझे फंड देगा तो मैं अपनी कंपनी के लिए ये चीज़ें मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर उनको ये लगे कि मुझे फंडिंग के लिए जाना है।
कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत डेस्परेट नीड है कि आपके कंपनी के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप उतना वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपकी कंपनी बंद हो सकती है, ठीक है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आपको अगर फर्दर ग्रो करना है तो अगर आप अमाउंट नहीं डालेंगे तो आपका जो ग्रोथ है बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए क्या होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं उनको लगता है कि हाँ मुझे फंडिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनको बैंक से लोन नहीं मिल रहे हैं या फिर उनके जो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके साथ भी कोई फंड्स जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से वो फंड्स को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाने के लिए ट्राई करते हैं। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए फाउंडर्स जो हैं वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऐसा हो सकता है या सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर मान लो किसी तरह से मर्जर एक्विजिशन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर M&A ट्रांजैक्शन के अंदर कंपनी जा रही है तो उस केस के अंदर भी कंपनी को पहले वैल्यूएशन पता लगानी होती है कि कितनी है। उसी बेसिस के अंदर वो दूसरी पार्टी से बात करके ये पता लगा पाते हैं कि क्या ये डील में जाने से बेनिफिट है या नहीं है। तो फोर्थ सिनेरियो जो होगा वो मर्जर एंड एक्विजिशन साइड पर जाके होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने आपको वो सिनेरियोज बता दिए कि आपने मुझसे पूछा कि फाउंडर्स कौन कौन से सिनेरियोज के अंदर वैल्यूएशन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में तो होता क्या है कि ये इस तरह के सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम देखें कि होना क्या चाहिए, हम जाते तो ठीक है इन सिनेरियोज में हैं, लेकिन वैल्यूएशन आपको क्यों जाना चाहिए वैल्यूएशन के लिए, उसके लिए मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि क्यों वैल्यूएशन इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फंड रेजिंग का जब कोई केस ट्रिगर हो रहा है तो हम वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। M&A की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो मैं उसके वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मुझे बिज़नेस सेल करना है तो मैं उसके वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है कि हम वैल्यूएशन के लिए सिर्फ तब जा रहे हैं जब मेरी इमीडिएट नीड है, जबकि इसके अंदर होना ऐसे चाहिए कि आपको वैल्यूएशन में तब चले जाना चाहिए जब आप एक्चुअल उस ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप किसी ट्रांजैक्शन में जा रहे हो तब आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वैल्यूएशन निकाल रहे हो और उसी वैल्यूएशन के नंबर के साथ आप आगे जा रहे हो, लेकिन आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि आप यूटिलाइज कर सकते थे अपनी वैल्यू क्रिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे फंडिंग के लिए जाना है और आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है कि मुझे फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं अभी सोचूं कि अभी तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाना है, तो अभी वैल्यूएशन कराने की क्या ज़रूरत है। एक सिनेरियो तो ये है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरे रोड मैप में ये है कि 1 साल बाद मुझे फंडिंग के लिए जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आज की डेट में वो एफर्ट्स या वो स्टेप्स लूँगा जिसकी वजह से मेरा जो वैल्यूएशन है आगे आने वाले टाइम में मैक्सिमाइज़ हो सके। तो 1 साल का टाइम या 6 महीने का टाइम मेरे पास अगर है तो मैं ऐसे स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मेरा वैल्यू क्रिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाए और जो मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यूएशन तक पहुँच सकूँ, ठीक है। ये पहला सिनेरियो हो गया। सेकेंड सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ कि जब आप वैल्यूएशन के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो तब होता है जब आप इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन में पड़ते हो, ठीक है। तो जब आप उस डिस्कशन में जाओगे तो आपका नेगोशिएशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन पे बिल्ट है, ठीक है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका जो वैल्यूएशन के एविडेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। थर्ड चीज़ ये है कि देखो, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज में बताता हूँ आपको कि जब भी कंपनीज वैल्यूएशन के लिए जाती हैं, सपोज़ करिए कि जनवरी में किसी कंपनी को अप्रोच किया इन्वेस्टर्स ने कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो कंपनी ने उस टाइम पे जो वैल्यूअर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया कि ठीक है हमें वैल्यूएशन के लिए जाना है। लेकिन जो टाइम उनके पास था बहुत ही कम था, 10 से 15 दिन उनको मिला, तो जो जैसा भी प्रिपेयर हो सका उन्होंने उठा करके उसको इन्वेस्टर के पास भेज दिया। लेकिन जो वो हाफ प्रिपरेशन थी वो उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस वजह से जो नेगोशिएशन हुआ वैल्यूएशन में वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ। तो ठीक है, अगर मान लीजिए उनका 100 रुपीज़ का वैल्यूएशन आने वाला था तो वो 100 रुपीज़ ना आकर के वैल्यूएशन 60 या 70 पे स्टक हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो वैल्यूएशन की प्रिपरेशन पहले हो जाती तो वो इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस पे वैल्यूएशन बनती है तो आप मान के चलो मैक्सिमम ±10% का वेरिएशन होता है, इससे ज़्यादा वैल्यूएशन को हिला नहीं सकते। अब सोच के देखो आप कि अगर मान लो आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ पे कर दी जाए और इन्वेस्टर उसको 50 पे लेके चला गया, तो इसका क्या मतलब निकला? इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपकी वैल्यूएशन थी ही नहीं 100 करोड़, या फिर आपको 100 करोड़ की वैल्यू के लिए 50 करोड़ रुपए मिला। तो यानी कि दोनों ही केसेस के अंदर आपका लॉस हुआ,
तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप एक रियलिस्टिक नंबर के साथ जब इन्वेस्टर के साथ बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उस केस के अंदर नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी और आपको 50 करोड़ मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर मान लीजिए सारा का सारा रियलिस्टिक नंबर है तो उसके बेसिस के ऊपर जो वैल्यूएशन निकलेगी वो बहुत ही रियलिस्टिक होगी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं प्रैक्टिकली हम बात करते हैं राइट, तो कितना इजी एक्सेस होता है किसी कंपनी को फंड देना, मतलब इन्वेस्टर इजीली आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्टार्टअप की बात कर लेते हैं, उतनी मैच्योर कंपनी नहीं है, तो उसके लिए इजी है फंड लेना? बहुत मुश्किल है। रिस्क फैक्टर कितना होता है इसमें? रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। देखो क्या होता है कि ईजी कुछ नहीं है। देखो आज की डेट में आप मीडिया में देखते हो या न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि इस कंपनी का वैल्यूएशन इस पे हो गया, इस कंपनी को इतना फंड मिल गया, लेकिन पूरे न्यूज़पेपर में कहीं पे एक भी आपको कॉलम ऐसा नहीं दिखाई देगा जहाँ पे ये लिखा हो कि इतनी कंपनीज़ को फंड नहीं मिला। एग्जैक्ट, वही मैं पूछ रहा हूँ, जो स्मॉल स्केल होते हैं हाँ, तो मतलब न्यूज़पेपर के अंदर क्या आएगा, इस कंपनी ने इतना रेज़ किया, इस कंपनी ने इतना रेज़ किया, इस कंपनी ने इतना रेज़ किया। तो वो न्यूज़ को देखने के बाद फाउंडर्स जो है ना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। तो उनको तो ये लगता है कि यार फंडिंग तो ना बहुत ईज़िली हो ही जाएगी। तो हमारे पास भी कॉल इस तरह से आते हैं कि सर आप वैल्यूएशंस करते हैं तो मतलब मेरा वैल्यूएशन इतना है तो मेरी फंडिंग कब तक हो जाएगी, या मैं अगर वैल्यूएशन के लिए जा रहा हूँ तो मेरी फंडिंग कैसे हो सकती है। उन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। अब हो क्या रहा है कि देखो जब आप ऐसी न्यूज़ को देख करके फंडिंग के लिए जा रहे हो तो आप देखो कि आप एक सुपरफिशियल पिक्चर अपने माइंड में लेके चल रहे हो कि हाँ फंडिंग तो सबकी हो जाएगी, लेकिन सिनेरियोज बहुत टाइट हैं। अगर मान लीजिए 10 कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका आपको फंडिंग दिखाई दे रही है, तो 10,000 कंपनीज ऐसी भी हो सकती है जिनकी फंडिंग नहीं हुई है, लेकिन वो कहीं भी कॉलम्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो तो न्यूज़ में या मीडिया में प्रिंट हो जाती हैं या पब्लिश हो जाती हैं, लेकिन जो फेलियर स्टोरीज़ हैं वो आप तक पहुँचती नहीं है। तो फंडिंग इज़ नॉट दैट मच ईजी। अब देखो फंडिंग तक देखो हम, क्योंकि वैल्यूएशन एक बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रिज है जो हम लोग फंडिंग को बहुत क्लोजली देखते हैं। तो मैंने जनरली ये देखा है कि 90 से 95% फाउंडर्स फंडिंग के लिए प्रिपेयर्ड होते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उनको बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि हाँ फंडिंग हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन जो है बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपने स्टार्टअप बनाया, आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाया और उसके बाद आप मार्केट में चले गए, ठीक है, फंडिंग का कोई माइंड में ही नहीं आया उस टाइम पे आपके। तो जो आपकी जर्नी थी उस दौरान आपने बहुत सारे ऐसी गलतियां कर दी जिनको रिवर्स करना इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पॉसिबल। ठीक, तो वो तो कहीं ना कहीं देखो डॉक्यूमेंट हो गई हैं और वो आपके सामने आई जाएंगी, और जब आप इन्वेस्टर के सामने बैठेंगे उन सब मिस्टेक्स के साथ, तो वो एक मेजर पॉइंट बनती है जिस वजह से नेगोशिएशन होती है, जिस वजह से डिस्काउंट होके वैल्यूएशन जो है नीचे की तरफ आ जाती है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब कि हाँ जो फंडिंग है कितना इजी हो सकती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखो बहुत मुश्किल से होती है फंडिंग, इतना इजीली नहीं अगर हम होती इंडिया है। की बात करें, देखो इंडिया की बात कर लो या वर्ल्ड में कहीं भी बात कर लो, देखो माइंडसेट कोई ऐसा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हाँ इंडिया के अंदर फंडिंग देखो आप प्रोपोर्शन वाइज देखें, परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स या नंबर ऑफ़ कंपनीज भी बहुत हाई हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हम एक्चुअली करेक्ट टाइम पे प्रिपरेशन करना स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हम जिस टाइम इन्वेस्टर आपके पास आया तो आप उस टाइम भाग रहे हैं बिजनेस प्लान बनाने के लिए, पिच डेक बनाने के लिए, ठीक है, तो आपने जैसे मर्जी बना के पहले तो वो सबमिट कर दिया। अब जब आप सबमिट करके आ गए हो इन्वेस्टर के पास, तो फिर इन्वेस्टर आपसे वैल्यूएशन मांगता है, तो फिर आप हमारे पास आते हो कि हाँ वैल्यूएशन कर दो, लेकिन आप अपना पूरी रिपोर्ट कार्ड तो सबमिट कर आए ना इन्वेस्टर के पास, आप बिजनेस प्लान दे आए हो आप अपना। अब उसमें तो मैं कुछ चेंज कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ उसके अंदर आपको एडवाइस कर ही नहीं सकता हूँ। तो जब आपको वैल्यूएशन के लिए जाना है तो बिजनेस प्लान या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आपको वैल्यूएशन से डिस्कशन, वैल्यूएशन के लिए डिस्कशन कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। अब एक डॉक्यूमेंट तो आप जमा करा के आ गए हैं, सबमिट कर दिया है, और दूसरा डॉक्यूमेंट आप लेने जा रहे हैं, अब दोनों को अगर अलाइन नहीं करेंगे तो वैल्यूएशन रॉन्ग है, ठीक है। अगर दोनों अलाइन नहीं हो रहे हैं, आप नंबर कुछ दे रहे हैं, आपका बिजनेस प्लान कुछ बोलता है, ठीक है, आपका पिच डेक कुछ बोलता है, तो फिर फंडिंग भूल जाइए आप, फिर फंडिंग कैसे होगी। अगर ये कंपनी है, ठीक है, वैल्यूएशन के लिए जा रही है, फंडिंग के लिए जा रही है, बेसिकली हम बात करते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बिकॉज जो इन्वेस्टर है तो उसका भी ट्यून होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक पेयरिंग भी इंपॉर्टेंट होता है ना, कि हाँ मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई शू मेकर हूँ, मेरी कंपनी शू बनाती है, तो मुझे जो फंड देगा वो अदर बिजनेस का, अदर फाइनेंसर या फिर इन्वेस्टर नहीं होना चाहिए। पेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के लिए। देखो ऐसा है कि
डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है और जो इन्वेस्टर आपके पास आ रहा है वो उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है। देखो कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि देखो उनको सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उसको आपके बिजनेस में मतलब जाके देखना नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। वो कहता है कि ठीक है ये फंड है, आप लीजिए और आप इसको बिजनेस को चलाइए। आप एक इन्वेस्टर की तरह बैठ गए, जैसे कि आप स्टॉक ओके। मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक XYZ, मान लीजिए डिक्सन में आपने पैसा डाल दिया, तो आप डिक्सन में जाकर के उस कंपनी को कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा, बाहर से देख रहे हो, तो आप एक अलग आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो गए। लेकिन कोई इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है जो स्ट्रैटेजिकली देखना चाहे कि हाँ कैसे होगा, या फिर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो वो ऐसा हो सकता है कि आपके डे टू डे ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट करे। तो वो इन्वेस्टर थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि फाउंडर किस तरह के इन्वेस्टर को ढूंढ रहा है और इन्वेस्टर किस तरह के फाउंडर को देख रहा है। तो हाँ ऑब्वियसली वो मैच मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना क्रिटिकल होता है वैल्यूएशन जब जाती है कंपनी? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कितना क्रिटिकल है मैं आपको बताऊं। देखिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो वैल्यूएशन की प्रिपरेशन अगर पहले से कर लेते हो तो एक स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी आ जाती है आपको, ठीक है, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्या नहीं करना इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो अगर आप वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वैल्यूएशन से लेकर के फंडिंग तक, या फिर वैल्यूएशन से लेके मान लीजिए कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो वहाँ तक जाने में कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। तो आपको रिवर्स करके देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए मेरी कोर्ट में, या फिर मेरी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में, या फिर मेरी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई वैल्यूएशन अगर हो रही है, तो वैल्यूएशन से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं उनको एड्रेस अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट में करूँगा। तो जब मैं उनको एड्रेस करूँगा तो उसके एविडेंसेस पहले से मेरे को पता होने चाहिए। मान लीजिए आप इन्वेस्टर के पास जाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करने से फंडिंग हो जाएगी या वो अग्री कर जाएगा उस नंबर के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो जो क्वेश्चंस निकल के आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस अगर आपको पहले से पता होंगे तो आप उसके आंसर्स भी उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे। थर्ड नंबर पे ये हो गया कि अगर मान लीजिए सब कुछ ओके है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका वैल्यूएशन भी आपके नंबर्स के हिसाब से सपोर्ट में है, सब कुछ ओके है, तो मान लीजिए इन्वेस्टर ने ड्यू डिलिजेंस के लिए ही बोला आपको, तो ड्यू डिलिजेंस के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे निकल के आते हैं जिसके अंदर अगर रेड फ्लैग्स निकल आए या फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकल आए, तो उससे भी डील जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें पहले पता होंगी तो आप ये देखो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी रहेगी फर्दर फ्यूचर स्टेप्स की, और इन सभी पॉइंट्स होने की वजह से ये जो वैल्यूएशन है उसको पहले से प्रिपेयर करना इज़ वेरी क्रिटिकल। ओके, फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए वैल्यूएशन पे जाने के लिए? मतलब बेसिकली आप प्रिपरेशन के बारे में प्रिपरेशन, हाँ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जब मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। तो जैसा कि आपने बोला कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि मेरे को 6 महीने बाद, साल बाद मेरे को फंडिंग के लिए जाना है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को मेरे वैल्यूएशन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी पर्पस ऑफ वैल्यूएशन पता हो, ओके। ठीक है। तो आपको आज की डेट में अपना पर्पस ऑफ वैल्यूएशन लिखना है कि कौन कौन से पर्पस मेरे पास वैल्यूएशन के लिए हो सकते हैं, जो आगे आने वाले 6 महीने, 1 साल या एटलीस्ट 1.5-2 साल तक मेरे को वैल्यूएशन के लिए डिमांड आ सकती है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, मे बी किसी इन्वेस्टर से, और मे बी कोई अगर मान लो कोई नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहता तो उसके लिए। तो अगर वो रोड मैप आपके पास है तो आप पर्पस को डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यहाँ पे होगा कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। ओके, ये तो पता चल गया कि यहाँ पर्पस हमारा क्या है, और सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? तो सेकंड स्टेप ये होता है कि देखो आपको अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर, ठीक है। तो देखिए कि पिछले कुछ टाइम में आपने जो भी अपने फिनेंशियल्स ऑडिट करवाए हैं, अब एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे अभी मान लीजिए कि जनवरी 2026 है, ठीक है। तो अब जो आपका लास्ट ऑडिट हुआ वो लास्ट ऑडिट हुआ फिनेंशियल ईयर 2025 का, जो कि मार्च में हुआ होगा, ठीक है। तो आपको पिछले 3 साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी रखना है, और जो उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट्स है, आप जब भी वैल्यूएशन के लिए जाएंगे तो वो आपको देने होंगे। तो आप ये देखो कि उसके अंदर क्या प्लस माइनस हो गया है, या फिर आपकी कोई टैक्स की कोई इरेगुलरिटीज चल रही हैं, या फिर आपकी जो इनकम है क्या अदर इनकम से आ रही थी। तो वो सारा ना आपको ऑर्गेनाइज करके देखना होगा कि जो मेरे फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं। तो आज जैसे कि मैंने बोला कि जनवरी में हम लोग हैं, तो जो मार्च 2025 के नंबर है, मार्च 24 के नंबर, यानी कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के नंबर, प्लस
आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एज ऑन डेट चाहिए होगी। तो मान लीजिए आज की डेट जो है 31 जनवरी 2026 है, तो अगर मैं आज की डेट पे वैल्यूएशन करूँगा तो मुझे आज के प्रोविजनल फाइनेंशियल नंबर्स भी चाहिए होंगे। तो जो मेरे फाइनेंशियल मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे देखना है कि पीछे क्या मिस्टेक्स हो गई हैं। हो सकता है टैक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो जितनी जल्दी हो सके आप उसको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व कर लीजिए। तो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सबसे पहले आपको उनको एनालाइज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है और ये देखना है कि कहाँ पर पिटफॉल्स हैं और किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं या किस तरह से उनको बेटर कर सकते हैं, ताकि जब हम वैल्यूएशन के लिए जाएँ तो वो आपके रास्ते में हर्डल ना क्रिएट करें। तो दैट इज़ द सेकंड स्टेप। ओके। तो जो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर मैं थर्ड स्टेप में ये बोलूँगा कि देखो, जब आपने अपने फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है, पर्पस भी डिफाइन हो गया फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद हमें क्या करना होता है कि आप जो अपनी नंबर्स हैं, आप उसमें देखो कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रिकरिंग नहीं हैं, ठीक है, जो वन टाइम थे, ठीक है। तो आप उनको हाईलाइट करो, क्योंकि देखो आप ऐसा हो सकता है कि उन नंबर्स के बेस के ऊपर अपने माइंड में कोई इमेज बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मान लीजिए किसी कंपनी का रेवेन्यू 50 CR आ जाता है, लेकिन उस कंपनी का जो अदर इनकम है किसी और दूसरे रीज़न से, मान लीजिए जो उसका ऑपरेशंस नहीं है, तो उसके अदर रीज़न से मान लीजिए कि 20 करोड़ का और उसके अंदर एक्स्ट्रा इनकम ऐड हो जाती है, ठीक है। तो जो टोटल इनकम आप देखोगे उसके इसके अंदर 70 है, लेकिन जो ऑपरेशनल इनकम है जिस पे आपका वैल्यूएशन मेन रिलाई करेगा वो होगा 50, नॉट 70। तो आपको इस तरह के रेवेन्यूज़ देखने हैं कि आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो आपकी जब वैल्यूएशन होगी तो वो ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ के अंदर काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह के जो नॉर्मलाइजेशंस हैं वो आपको देखने पड़ेगी कि कौन कौन से हैं। इसके अलावा देखिए, अगर स्टार्टअप वैल्यूएशन के केस में भी जाते हैं तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो फाउंडर्स की कैपेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है, और अगर फाउंडर नहीं होगा तो किस तरह से चेंजेस होंगे, तो वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करके आपको देखना होगा। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो वो है जो आपने ऑडिट करके पब्लिश कर दिया है, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनेगी जिसके अंदर ये रिकरिंग और ये जो नॉर्मलाइजेशन के इम्पैक्ट है होने के बाद एक फाइनल नंबर आएंगे। तो ये दो अलग अलग पिक्चर हो सकती है आपके फाइनेंशियल्स की। तो जो नॉर्मलाइज नंबर्स आएंगे तो वैल्यूएशन आपकी उससे ज़्यादा रिलेट करेगी रादर देन कि जो आपका ऑडिट हेड। ओके। तो जब आपने देखो, आपने पर्पस डिफाइन कर लिया, आपने अपने फाइनेंशियल्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने उसके बाद अपना नॉर्मलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल्स भी कर लिया। इसके बाद का स्टेप आता है कि देखो, अब जब आपके पास एक एक्चुअल सिनेरियो के नंबर्स आज की डेट के आपके पास रेडी हो गए, तो आप इस बेसिस के ऊपर फ्यूचर ईयर्स के प्रोजेक्शंस बनाएंगे, ओके। ठीक है। तो जो प्रोजेक्शंस हैं वो आपका फोर्थ स्टेप होगा। तो फोर्थ स्टेप में आपको अपने फ्यूचर ईयर्स के प्रोजेक्शंस आज की डेट के नॉर्मलाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बनाने हैं, ओके। ठीक है। तो ताकि आपका जो वैल्यूएशन निकल के आए, जो रियलिस्टिक निकल के आए। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर होगा, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, जो कि फाउंडर्स समझते नहीं है उस चीज़ को, वो ये कि आपको अपने इंटेंजिबल एसेट्स को समझना है। आप एक चीज़ बताओ कि देखो, जब हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, मान लीजिए वो वैल्यूएशन 50 करोड़ आ जाता है, लेकिन जब मैं उसके एसेट्स का वैल्यूएशन निकालता हूँ तो वो सिर्फ 30 करोड़ आता है। तो यानी कि जो 20 करोड़ का जो डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं देखिए उसके अंदर इंटेंजिबल एस्पेक्ट हैं जो कि आज की डेट में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फाउंडर्स होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं, जो इनविजिबल एसेट्स हम बोलते हैं, या इंटेंजिबल एसेट ही कहिए आप, वो बैलेंस शीट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और फाउंडर्स उनको सिक्योर करने के लिए कई बारी पेटेंट्स को फाइल नहीं करते हैं, अपने जो ट्रेडमार्क्स हैं उनको रजिस्टर नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप मान के चलिए कंपनीज़ का 20 से 30% जो वैल्यूएशन नंबर का लॉस होता है। तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स को आइडेंटिफाई करके उनको वैल्यूएशन में एड्रेस करना ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप एविडेंसेस क्रिएट कर सकें, और वैल्यूएशन, एक्चुअल वैल्यूएशन होने से पहले आपके पास वो सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्रिएट होगा आपके स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन नंबर्स के लिए। ओके। 6 नंबर पे आपको अपने की रिस्क को एनालाइज करना है। जो सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक फाउंडर्स करते हैं कि वो अपने रिस्क को एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है, कि आपके बिजनेस से कौन कौन सा रिस्क है जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन को हिट हो सकता है। जैसा कि आपने एग्जांपल में बोला कि मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। सपोज़ करिए कि आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस चलाते हैं जो कि डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ में कुछ चेंज किया,
तो आपके रेवेन्यूज़ वैसे नहीं दिखाई देंगे, आपके प्रॉफिट्स वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसा कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिखाई देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इज़राइल, ईरान और यूएस की जो वॉर चल रही है, अब ये तो पहले से प्रिडिक्टेड नहीं था, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज़ की वजह से जो रिस्क हैं वैल्यूएशंस के अंदर इनबिल्ट नहीं होते। तो मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो ईरान से आता है और आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मान लीजिए यूएस में होता है, ठीक है। तो आप देखो कि आपका जो ट्रांजैक्शन का लेग है ईरान में भी है, ठीक है, और दूसरा आपका लेग जो है यूएस में भी है। जो आपकी वैल्यूएशन के ऊपर इम्पैक्ट है वो रिस्क से भी एनालाइज होगा। ओके। तो आपको रिस्क से भी ये देखना होगा कि किस तरह से आपका रिस्क जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का रिस्क क्या है, ठीक है, और अदर सोर्सेज से भी अगर मान लीजिए कोई रिस्क आता है तो वो भी वैल्यूएशन के अंदर पहले से आना ज़रूरी है। तो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे इससे बच सकते हैं हम? देखो, मिनिमाइज़ करने का एक ही तरीका है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको डॉक्यूमेंट करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज़ आप अपना बिज़नेस प्लान बनाते हैं या फिर आप अपना इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने बिज़नेस मॉडल में डाल रहे हैं, तो वो सब रेड फ्लैग्स या फिर जो भी रिस्क एसोसिएटेड हैं उसके साथ, वो आपको साथ साथ लिस्ट करनी चाहिए। देखिए, उसको रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट अगर आप उसको पिक्चर में लेके चलेंगे तो आप एक बहुत ही प्रॉपर वैल्यूएशन नंबर तक पहुँचेंगे। ओके। तो वो कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक है जो हर फाउंडर करता है? हर फाउंडर तो चलो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ फाउंडर्स क्या करते हैं, देखो 4 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं। सबसे पहले तो इंटेंजिबल्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं करते, ठीक है। उनको प्रॉपरली अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के अंदर वो डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके वैल्यूएशन को एक अच्छा खासा हिट लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि उनको पता भी नहीं होता कि इंटेंजिबल्स को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज ना करने की वजह से वैल्यूएशन हिट हो गई है, ठीक है। वो शायद कभी बाद में जाके उनको पता चले या कोई बताए कि हाँ ठीक है, उनको पहले रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक यहाँ पर होती है कि प्रिपेयरिंग प्रोजेक्शंस विदाउट प्रॉपर एविडेंसेस। आपने प्रोजेक्शंस तो बना लिया, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ना तो आप अपने फिनेंशियल्स को नॉर्मलाइज किया, ठीक है, ना ही आपने अपने रिस्क को एनालाइज किया। तो जो भी आपके प्रोजेक्शंस बने वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक बन गए और अनरियलिस्टिक बन गए, ठीक है। तो जो नंबर उससे निकल के आने वाला है तो वो भी फॉल्स ही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये वाला मिस्टेक है जो कि फाउंडर्स करते हैं। थर्ड मिस्टेक जो फाउंडर्स करते हैं कि बहुत सारी इवेंट्स एक रेगुलर बिजनेस में होती रहती हैं, लेकिन मिस्टेक वो हो जाती है कि वो उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करते। लेकिन कई सिनेरियोज ऐसे होंगे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं करे तो आगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो भी एपिसोड्स आपके बिजनेस में हो रहे हैं तो आपको, अगर आप उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर ले तो वो आप एक मिस्टेक से बच जाएंगे, और बाद में वो शायद आपको ड्यू डिलिजेंस में या फिर वैल्यूएशन के एविडेंसेस के केस के अंदर अगर मान लीजिए इन्वेस्टर ने या फिर अथॉरिटीज़ ने आपसे मांग लिया तो आप वहाँ पे बच जाएंगे। तो ये मिस्टेक भी फाउंडर्स करते हैं। ओके। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो करते हैं वो ये करते हैं कि प्रॉपरली टाइम पे वैल्यूएशन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं करते। तो प्रिपरेशन बहुत ही लेट होती है, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है वो तो मान के चलिए कि वो उस सिचुएशन में होता है कि 4 दिन में वैल्यूएशन चाहिए, 2 दिन में वैल्यूएशन चाहिए या 1 ही दिन में वैल्यूएशन चाहिए। तो उस सिनेरियोज़ के अंदर इतना प्रेशर कंपनी के ऊपर, इतना प्रेशर वैल्यूअर के ऊपर होता है कि जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो किसी को भी नहीं पता होता कि कितना ठीक है कितना ख़राब है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में की हुई वो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकती, तो ठीक है। करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए वैल्यूएशन अगर कंपनी अपना करा रही है तो? देखो, ऐसा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वैल्यूएशन के लिए आएगा, सपोज कर लेते हैं एक बिजनेस वैल्यूएशन का केस है, तो बिजनेस वैल्यूएशन केस के अंदर 12 डेज से लेकर के 15 डेज कम से कम बिजनेस डेज लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो तब लगते हैं जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो अगर आप एक वैल्यूएशन में जाना चाहते हो तो देखो 12 से 15 या 20 दिन, अगर मान लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपनी है तो इतना टाइम लग सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जितने मैंने आपको ये स्टेप्स बताए, अगर वो आप सब स्टेप्स पहले से नहीं करेंगे तो या तो वो सारे मिस हो गए, तो वो कब हाईलाइट होंगे, जब वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यानी कि वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑलरेडी कहीं सबमिट हो गई, करेक्ट, तो वो बाद में निकल के आएंगे। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपका क्वेश्चन है कितना टाइम, तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कंपनीज को प्रिपेयर करने में लग जाता है। और अगर मान लीजिए आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या फिर आपका विजन बहुत बड़ा है तो आप मान के चलो कि आपका वैल्यूएशन का जो प्रिपरेशन है 6 महीने से लेकर के 1 साल तक भी चलता है।
तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आईपीओ के लिए जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो फंडिंग के लिए जाने वाली हैं। तो आप मान के चलो 6 महीने से लेकर के 1 साल का टाइम चाहिए होता है, जब आप प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपरली प्रिपेयर करके और बढ़िया स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन नंबर तक आप पहुँच जाते हैं। ओके ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल वर्ड्स फॉर ऑल फाउंडर इन्वेस्टर्स, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो आप न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया में जो वैल्यूएशन के नंबर देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार दीज पीपल आर गेटिंग प्रीमियम इन द वैल्यूएशन एंड दे आर लकी। दे आर नॉट एक्चुअली लकी, दे आर प्रिपेयर्ड। ओके तो उनकी प्रिपरेशन बहुत टाइम पे स्टार्ट हो गई है। तो आप अगर ऐसे 10 फाउंडर्स से बात करेंगे ना, तो 10 के 10 फाउंडर आपको ये बताएंगे कि उनकी प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट थी। तो वो आपके विज़न का पार्ट होना चाहिए। तो वैल्यूएशन शुड बी पार्ट ऑफ योर विज़न, नॉट अ पॉइंट कि भाई आप आज आपसे किसी ने मांगा और आप 3 या 4 दिन का प्रॉमिस करके तो वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग टू डू। और अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँ, तो बेशक आपकी स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है या फिर ह्यूमैनिटीज़ है, आप देखो कि जो भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थे, किसी भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए अगर आप बैठे हैं, तो आपको ये पता है कि प्रिपरेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो बेशक आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने आईआईटी या फिर आपने नीट क्लियर किया है, ठीक है, तो आपने एक प्रिपरेशन किया जो प्रिपरेशन बहुत लंबी चली। तो आप ये समझिए कि जब आप किसी भी विज़न के लिए जा रहे हैं, तो वैल्यूएशन उसका एक पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो लंबा चलेगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 दिन में प्रिपेयर किया और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ गए और आप क्लियर कर जाएंगे। तो इन्वेस्टर के सामने बैठना लगभग, आप मान के चलो, मैंने ये देखा कि फाउंडर्स जब इन्वेस्टर्स के सामने बैठे होते हैं तो उनकी सिचुएशन वैसी होती है जैसे कि हम किसी आईआईटी के या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर यूपीएससी के अंदर इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो सिचुएशन लगभग सेम ही होती है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी प्रिपरेशन होगी, उतना ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टर के सामने बैठेंगे। तो उस टाइम क्या फाउंडर वीक अपने आप को फील करता है अगर इन्वेस्टर देखिए, क्या आगे? बिल्कुल, देखो ऐसा ना, आप सोच के देखो डिपेंड कि करता है सिनेरियो के ऊपर, राइट? देखो आप मान लीजिए, आपने जैसे कि आपने बोला कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपने 1 साल तैयारी की है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको पता है कि आपका कौन सा नंबर कैसे वर्क कर रहा है, आपको ये पता है मेरी कंपनी के वीक एरियाज़ क्या हैं। फाउंडर्स क्या करते हैं कि वीक एरियाज़ पे बात नहीं करते, बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जाके दिक्कत आएगी और इन्वेस्टर वहीं जाके बात करेगा आपसे, ओके, वीक पॉइंट्स पे। वीक पॉइंट्स पे बात करेगा। ठीक है, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, तो आप अपने वीक को भी पॉजिटिव दिखाएंगे। आप अगर आपने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरा वीक ये है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर इन्वेस्टर ने आपके सामने एकदम से बोल दिया और आप शायद उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप नेगोशिएशन में वीक पड़ गए। ओके, ठीक है, तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्वेस्टर के सामने बैठ के कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि जहाँ पर कंपनीज़ के जो फाउंडर्स हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे डिड, और जितना उन्होंने पिछली जर्नी उनकी रही बहुत ही स्मूथ रही, प्लस दे वर प्रिपेयर्ड। ठीक है, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ें करी और सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करी, और जो नंबर्स उन्होंने दिए बहुत ही एक्चुअल नंबर दिए। ठीक है, दे वर ऑल रिफाइंड नंबर्स। तो जब उन नंबर्स के साथ और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इन्वेस्टर के सामने बैठते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज़ करिए ना कि आपने एक बिज़नेस प्लान बनाया, आपको इन्वेस्टर ने बोला कि ठीक है 10 दिन में मीटिंग होने वाली है, आप बिज़नेस प्लान बनाइए। आपने 10 दिन में एक बिज़नेस प्लान बनाया। मान लीजिए एक दूसरा फाउंडर है जो 1-1.5 साल से बिल्कुल आपके जैसा बिज़नेस करता आ रहा है, वो कई बार रिफ़ाइन कर चुका उस बिज़नेस प्लान को। ठीक है, तो उस बिज़नेस प्लान को जब रिफाइंड वर्जन इन्वेस्टर के सामने पहुंचेगा, तो उसको दिख जाएगा कि ये प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो ऐसा होता है, देखो, कि इन्वेस्टर को पता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये जो फाउंडर है ये प्रिपेयर्ड है, इसने प्रिपरेशन किया है। तो अगर ये यहाँ तक प्रिपरेशन करके पहुँच सकता है, तो ये अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ भी आगे बढ़ सकता है। तो ये एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है। तो इसलिए देखिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन टाइम से करना स्टार्ट करें। ओके, जैसे नाउ डेज अभी क्या चल रहा है कि एआई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहा है, तो क्या वो भी इफेक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होता है कि जल्दी, ठीक है, मैं प्रिपरेशन जो जहाँ मेरी 6 या 7 महीने लग रहे हैं, वो उस ड्यूरेशन को कम कर सकता है क्या, अगर हेल्प ले तो? अगर मैं सिंपल, आपने एआई बोला, देखो एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है।
आर्टिफिशियल विल ऑलवेज बी आर्टिफिशियल। जो देखिए, ह्यूमनाइज नहीं करेगा वो। देखो पॉइंट सिर्फ ये है कि एआई क्या कर देगा। अगर मान लीजिए आप एक बैलेंस शीट में कोई गलती करके आ गए हैं पहले, तो एआई उसको कैसे ठीक कर देगा? आपकी लैंग्वेज को ठीक कर सकता है, जो अभी आपने कंटेंट लिखा, कंटेंट बना के दे सकता है, ठीक है, वो उसको रिफाइन कर सकता है। प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर सकता वो? नहीं, प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन कौन कौन सी प्रॉब्लम को? आप सारी की सारी प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव थोड़ी ना होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसी पहले से डॉक्यूमेंट हो रखी है तो उसको चेंज नहीं कर पाओगे ना आप, ओके। ठीक है। तो एआई पे रिलाय उतना ही किया जाए जितना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि देखो आपको एआई एज ए टूल आता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर को भी आता है, ठीक है, तो उसको भी आता है। तो ऐसा मत सोचो कि आप एआई से करके जाओगे और पता नहीं चलेगा। ओके दैट इज़ रॉन्ग अप्रोच। ओके, थैंक यू सो मच द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी मन में डाउट्स हैं कि हम अपनी कंपनी को अगर वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको विजिट वेबसाइट purevalleyglobal.com एंड कीप वॉचिंग प्योर वैली टॉक्स। थैंक यू सो मच।